योग कैसे हासिल किया जाए। दूसरे व्यक्ति के विचारों के बजाय हम सभी को अपने विचारों पर ज़्यादा विश्वास होता है, इसलिए इसमें समझदारी नहीं है कि हम अपने विचारों को दूसरे गले से नीचे उतारने के लिए अपना पूरा जोर लगा दें। इसके बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सिर्फ सुझाव दें और सामने वाले व्यक्ति को निष्कर्ष सोचने दें। एल्ड्राफ सेटलेज ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर हैं और मेरे एक कोर्स के विद्यार्थी हैं। उनके सामने अचानक यह समस्या आ गई कि उन्हें हताशा और बिखरे हुए ऑटोमोबाइल सेल्समैनों के समूह में उत्साह फूंकना पड़ा। उन्होंने एक सेल्स मीटिंग बुलाई और सेल्समैनों से पूछा कि वे कंपनी से क्या क्या चाहते हैं। उनके विचार सुनते समय उन्होंने सुझावों को ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया और इसके बाद उन्होंने कहा, आप मुझसे जो चाहते हैं वह सब आपको मिलेगा। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मुझे आपसे क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। जवाब जल्दी और तेज़ी से आए। वफादारी, ईमानदारी, टीम वर्क, हर दिन 8 घंटे मन लगाकर काम करना, उत्साह, जोश इत्यादि। मीटिंग एक नई प्रेरणा, एक नई आशा के साथ खत्म हुई। एक सेल्समैन ने तो 14 घंटे रोज काम करने का वादा किया और मिस्टर सेटलेज ने मुझे बताया कि इस मीटिंग के बाद उनकी कंपनी की बिक्री बहुत बढ़ गई। मिस्टर सेटलेज बताते हैं, इन लोगों ने मुझसे एक तरह का नैतिक समझौता किया था। जब तक मैं अपनी तरफ के वादे पर कायम रहूँगा, इन लोगों को भी अपने वादे पर कायम रहना होगा। उनकी इच्छाओं को पूछना वह जादुई तरीका था जिसने कमाल कर दिया। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता कि उसे कुछ बेचा जाए या उसे कुछ समझाया जाए। हम सब इस बात को पसंद करते हैं कि हम खुद कोई बात सोचें या अपने मन से कोई चीज़ खरीदने का फैसला करें। हमें अपनी इच्छाओं, अपने विचारों के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। यूनिवेशन का एक उदाहरण ले। उन्होंने यह सच्चाई जानने से पहले हजारों डॉलर का कमीशन गंवा दिया था। मिस्टर वैसन स्टाइलिस्ट और टेक्सटाइल निर्माता के स्केच बेचा करते थे। मिस्टर वैसन 3 साल से हर सप्ताह न्यूयॉर्क के एक नामी स्टाइलिस्ट के पास जा रहे थे। मिस्टर वैसन ने कहा, हालांकि उसने मुझसे मिलने से कभी मना नहीं किया, परंतु उसने मेरा कोई स्केच नहीं खरीदा। वह हमेशा मेरे स्केच को बहुत ध्यान से देखता था और इसके बाद कहता था, नहीं वैसन, मुझे लगता है कि ये स्केच हमारे काम नहीं आएंगे। 150 बार असफल होने के बाद वैसन ने महसूस किया कि शायद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए उसने एक सप्ताह तक मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने की कला पर हो रहे कोर्स में हिस्सा लिया ताकि उसे नए विचार मिल सके और उसने नया उत्साह जाग सके और उसमें नया उत्साह जाग सके। उसने अपने सीखे हुए नए तरीके पर अमल करने का फैसला किया। एक दिन वह अपने हाथ में आधा दर्जन अध बने स्केच लेकर खरीदार के ऑफिस में पहुंचा और कहा, मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मेरे पास कुछ अधूरे स्केच है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इन्हें किस तरह बनवाना चाहते हैं ताकि यह आपके काम आ सके। खरीदार ने बिना कुछ कहे कुछ देर तक स्केचों की तरफ देखा और अतः में उसने कहा, आप इन स्केचों को छोड़ जाएं और कुछ दिन बाद आकर मिले। वैसे 3 दिन बाद मिलने गया। खरीदार ने उसे जो सुझाव दिए थे उनके हिसाब से उस स्केच पूरे किए और नतीजा यह निकला कि सभी स्केच स्वीकार कर लिए गए। इसके बाद खरीदार ने वैसन को बहुत से स्केचों का ऑर्डर दिया और मिस्टर वैसन ने भी सभी स्केच भी उसी के विचारों की मदद से बनाए। मिस्टर वैसन का कहना था, मैं तब तक
इसलिए असफल होता रहा क्योंकि मैं उसे अपनी मनचाही चीज़ बेचना चाहता था। मैं उसे वह बेचना चाहता था जो जो मुझे लगता था कि उसे खरीदना चाहिए। फिर मैंने अपनी शैली पूरी तरह बदल डाली। मैंने उससे उसके विचार पूछे। इससे उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद ही डिजाइन बना रहा हो और एक तरह से ऐसा ही हो रहा था। मुझे उसे स्केच बेचना नहीं पड़े। उसने अपने आप स्केच खरीदे। सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव कराना कि यह विचार उसी का है बिजनेस और राजनीति में भी काम करता है और पारिवारिक जीवन में भी। ओकलाहाम के पॉल एम डेविस ने अपनी क्लास को बताया कि उन्होंने किस तरह इस सिद्धांत पर अमल किया। मेरे परिवार और मैंने एक बहुत बढ़िया वैकेशन ट्रिप का आनंद लिया। मैं हमेशा से ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का सपना देखा करता था, जैसे गेटिसबर्ग में गृह युद्ध की रणभूमि, फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल और हमारे देश की राजधानी। मैं जहाँ जाना चाहता था उनमें वैली फॉल्स, जेम्स टाउन और विलियम्सबर्ग भी शामिल थे। मार्च में मेरी पत्नी नैनिस ने कहा कि गर्मियों में उसके हिसाब से न्यू मैक्सिको, अरिजोना, कैलिफोर्निया, नवेदा इत्यादि पश्चिमी राज्यों का भ्रमण करना ठीक रहेगा। वह कई सालों से इन जगहों पर जाना चाहती थी। जाहिर था कि यह दोनों ट्रिप एक साथ नहीं हो सकती थी। हमारी बेटी एन ने जूनियर हाई स्कूल में अमेरिकी इतिहास में हाल ही में कोर्स पूरा किया था और वह अपने देश के विकास को आकार देने वाली घटना में बहुत रुचि रखती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह हमारे अगले वैकेशन में उन जगहों की यात्रा करना चाहेगी जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा है। उसने कहा कि अगर ऐसा होता तो उसे बहुत खुशी होगी। इस चर्चा के 2 दिन बाद जब हम डिनर टेबल पर बैठे तो नैनिश ने घोषणा की कि यदि हम सब सहमत हों तो इन गर्मियों के वैकेशन में पूर्वी राज्यों का भ्रमण कर लिया जाए, क्योंकि यह अन के लिए बहुत रोमांचक यात्रा होगी और हम सबको इसमें मजा आएगा। हम तत्काल सहमत हो गए। इसी मनोवैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके एक्सरे निर्माता ने किया। ब्रुकलिन के एक बड़े अस्पताल में एक्सरे मशीन की जरूरत थी। यह अस्पताल अमेरिका में सबसे अच्छा एक्सरे डिपार्टमेंट कहलाने के लिए सबसे आधुनिक उपकरण लगवाना चाहता था। एक्सरे डिपार्टमेंट के प्रभावी डॉक्टर एल के पास बहुत से सेल्समैन आकर अपनी कंपनी की मशीनों की तारीफ करते थे, परंतु एक निर्माता ज़्यादा चतुर था। वह मानव स्वभाव के बारे में अपने प्रतिद्वंदियों से ज़्यादा जानता था। उसने डॉक्टर एल को इस तरह का एक पत्र लिखा। हमारी फैक्ट्री ने हाल ही में एक नई एक्सरे मशीन बनवाई है। यह मशीनें अभी हाल हमारे ऑफिस में आई हैं। हम जानते हैं कि यह मशीन निर्दोष नहीं होगी। हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। हम आपके आभारी होंगे यदि आप आकर इस मशीन को देखें और हमें बताएं कि हम इसे आपके व्यवसाय के लिए किस तरह अधिक उपयोगी और बेहतर बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आपके कहे समय पर गाड़ी भिजवा दूंगा। डॉक्टर एल ने हमारी क्लास के सामने यह गणना सुनाते हुए कहा। यह पत्र मिलने पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं आश्चर्यचकित भी था और खुश भी। पहली बार किसी एक्सरे मशीन निर्माता ने मुझसे सलाह मांगी थी। इससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं महत्वपूर्ण था। मैं उस सप्ताह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने एक डिनर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और मशीन देखने चला गया। मशीन को मैंने जितने ध्यान से देखा उतना ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मशीन बहुत अच्छी थी। किसी ने मुझे यह मशीन बेचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे महसूस हुआ जैसे अस्पताल के लिए वह उपकरण खरीदने का विचार मेरा ही था। मैंने उसकी अच्छी क्वालिटी के कारण इसे खरीदा था। रोफ वोल्डो इमर्सन ने अपने निबंध सेल्स रिलायंस में कहा है, हर महान काम में हम अपने नकारे हुए विचारों को पहचान लेते हैं। वे एक विशिष्ट
गरिमा के साथ हमारी ओर लौटते हैं। जब वुडरो विलियम्स व्हाइट हाउस में थे तब कर्नल एडवर्ड एम हाउस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफ़ी दखल रखते थे। विलियम्स कर्नल हाउस की गोपनीय सलाह और परामर्श पर जितने निर्भर थे उतने ही अपने कैबिनेट की मंत्रियों पर भी नहीं थे। कर्नल प्रेसिडेंट को प्रभावित करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे? सौभाग्य से हमें यह बात पता है क्योंकि हाउस ने खुद यह बात ऑथर डी आउडन स्मिथ को बताई थी, जिन्होंने इसका जिक्र द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में छपे अपने लेख में किया है। जब मैंने प्रेसिडेंट को अच्छे से जान लिया, हाउस ने कहा, तो मैंने यह भी जान लिया कि उसने अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी विचार को उनके सामने हल्के फुल्के ढंग से बता देना, जिससे उनके मन में इसके प्रति रुचि जाग जाए ताकि वे खुद इसके बारे में सोचने लगे। पहली बार तो ऐसा संयोगवश हुआ था। मैं व्हाइट हाउस में गया था और मैंने उनके सामने एक ऐसे नीति का प्रस्ताव रखा जिस पर वे उस वक्त असहमत थे। कई दिनों के बाद डिनर टेबल पर उन्होंने मेरे सामने मेरे सुझाव को इस तरह रखा जैसे वह सुझाव उन्हीं के दिमाग से निकला। मैं हैरान रह गया। क्या हाउस प्रेसिडेंट को टोक कर यह कहा, यह आपका विचार नहीं है, यह तो मेरा विचार है? नहीं, हाउस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने श्रेय लेने की परवाह नहीं थी। वे तो परिणाम चाहते थे, इसलिए उन्होंने विलियम्स को यह लगने दिया जैसे यह उन्हीं का विचार हो। हाउस इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने विलियम्स को इन विचारों के लिए सार्वजनिक रूप से भी श्रेय दिया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वे सभी उतने ही मानवीय हैं जितने कि वुडरो विलियम्स थे। इसलिए हमें कर्नल हाउस की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। एक बार न्यू ब्रांसविक के सुंदर कनाडाई प्रदेश के एक व्यक्ति ने इस तकनीक का प्रयोग मुझ पर किया और उसने मुझे अपना ग्राहक बना लिया। एक बार मैं न्यू ब्रांसविक में फिशिंग और कैनियोंग करने की योजना बना रहा था, इसलिए मैंने टूरिस्ट ब्यूरो से कैंपों की जानकारी चाही। स्पष्ट था कि मेरा नाम और पता है मेलिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। मेरे पास बहुत से कैंप मालिकों के पत्र, बुकलेट और छपे हुए प्रशंसा के कोटेशन आ गए। मैं उलझन में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक कैंप मालिक ने चतुराई से काम लिया। उसने मुझे न्यूयॉर्क के बहुत से लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर लिख कर भिजवा दिए और मुझसे कहा कि मैं उनसे फ़ोन करके पूछ सकता हूँ कि उसकी व्यवस्था कैसी है। संयोगवश मैं उस सूची में से एक व्यक्ति को पहचानता था। मैंने उसे फ़ोन करके उसका अनुभव पूछा और इसके बाद मैंने कैंप के मालिक को अपने पहुंचने का टेलीग्राम कर दिया। दूसरे लोग मुझे अपनी सेवाएं बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस व्यक्ति ने मुझे सेवाएं खरीदने के लिए विवश कर दिया, इसलिए वह कैंप वाला जीत गया। 2500 साल पहले लाओ त्से नामक चीनी दार्शनिक ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिन पर इस पुस्तक को पढ़ने वाले अमल कर सकते हैं। नदियाँ और समुंदर, सैकड़ों पहाड़ियाँ, दराव का पानी सिर्फ ग्रहण करते हैं क्योंकि वे अपने आप को उनसे नीचे रखते हैं। इसी वजह से वे पहाड़ी झरनों पर शासन कर पाते हैं। इसी तरह संत भी अपने आप को इंसानों से नीचे रखते हैं ताकि वे उनसे ऊपर उठ सकें, उनसे पीछे रखते हैं ताकि उनसे पहले रह सके। इसी कारण हालांकि संत इंसानों से ऊपर होता है परंतु इंसानों को उससे तकलीफ नहीं होती। हालांकि वह उनसे पहले होता है परंतु इंसानों को उससे कोई कष्ट नहीं होता। दूसरे व्यक्ति को यह लगने दे
कि यह विचार उसी का है।